तो आज हम आपको जलवायु वाले चैप्टर में मानसून की वापसी ये टॉपिक समझाने जा रहे हैं। तो समझें, परिवर्तनीय मौसम, जब मानसून की वापसी होती है तो मौसम में थोड़ा परिवर्तन होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला हो जाता है। यानी सूर्य की गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला, गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। मानसून धीमा पड़ जाता है और इसका स्थान कौन ले लेता है? उच्च दाब प्रणाली। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, जो अभी समय चल रहा है। अक्टूबर निकल गया है और नवंबर चल रहा है, तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना आने के बाद गर्म ऋतु समाप्त होती है, और बल्कि वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है, यानी ज़्यादा होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, यानी स्थल भाग में थोड़ी नमी होती है, आर्द्रता होती है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था, तापमान तो ज़्यादा होता है और चूँकि नमी होती है स्थल भाग में, इस वजह से दिन का मौसम असह्य जैसा थोड़ा हो जाता है और इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर, यानी अक्टूबर के लास्ट में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अब देखिए, मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मासिनराम ये जगह का नाम है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है विश्व में। स्टैलग्माइट एवं स्टैलक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, यानी निम्न दाब वाली अवस्था आ जाती है, और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। और गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में, यानी जो स्थान गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के बनाए हुए मैदान हैं, इनके सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, यानी तेज हवाओं के चक्रवात, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। अब देखिए, वर्षा का वितरण पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा
कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है और हिमपात हिमालयी क्षेत्र तक ही सीमित होता है। यानी जो हिमपात होता है, वर्षा जो हिम के रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में होती है, वो हिमालय के क्षेत्र में होती है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा मतलब अंतर आ सकता है, जैसे एक वर्ष जितनी हुई दूसरी वर्ष कम ज़्यादा हो सकती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। यानी ये जो वर्षा की विषमता है, कम या अधिक वर्षा होना, ये गुजरात, राजस्थान और पश्चिम घाटों में ज़्यादा दिखाई देती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र सूखे की चपेट में आ जाते हैं। मानसून एकता का परिचारक, ये समझें, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। यानी ज़्यादा ठंडी हवाएं आने नहीं देता है हिमालय। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं और वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेज़ी लाती हैं। ये तो आप लोग भी देखते हैं, प्रतिवर्ष वर्षा पर जो है सभी की निगाह रहती हैं और एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, इन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। बच्चों, इस नक्शे में आप देखेंगे कि कलर के द्वारा वर्षा का वितरण दिखाया गया है कि कहाँ कम कहाँ ज़्यादा वर्षा है। तो जहाँ 400 और 400 से भी अधिक वर्षा है वो डार्क नीले कलर से दर्शाया गया है। तो ये बांग्लादेश के ऊपर और यहाँ ये जो है केरल के पास का हिस्सा जो है, और इससे नीले कलर से 200 से 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्शाई गई है। तो ये कलर के माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जो दर्शाई गई है वो नीले कलर से, और इससे और हल्का नीला 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा दिखा रहा है। 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा ये और हल्का हो गया, और 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ हो रही है ये और हल्का कलर हो गया, और 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा और ही हल्के कलर से दर्शाई गई है। तो इस नक्शे के माध्यम से हम वर्षा का वितरण समझ सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और ये अध्याय भी पूरा हो गया है। इसके प्रश्न आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और याद भी करने हैं। ये मैं कल आपको दूंगी।